नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी परीक्षा में चयनित होने वाले उम्मीदवारों के बारे में। तो देखिए, कारण यह है कि राज्यसभा में अभी कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और उन आंकड़ों में यह बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार से अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। साथ साथ उसमें यह भी प्रस्तुत किया गया कि किस स्ट्रीम से कितने लोग अब आईएएस या बाकी सभी सेवाओं में आए हैं। तो ज़रूरी है कि कुछ बात की जाए, क्योंकि लगातार पिछले कुछ वर्षों से हम यह नोटिस कर रहे हैं कि इस परीक्षा में इंजीनियरों का जो प्रतिनिधित्व बढ़ गया है और वह अधिक संख्या में चयनित हो रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सभी के मन में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं और वे सोचते हैं कि ऐसा क्या लिख रहे हैं इंजीनियर जो एक सामान्य विद्यार्थी नहीं लिख पा रहा और उनका चयन अधिक हो रहा है, बाकी लोगों को परीक्षा में कहीं ना कहीं असफलता का सामना करना पड़ रहा है। तो यह सभी के लिए एक विचारणीय विषय बन गया है। तो अभी यह सारा मामला चर्चाओं में आया है क्योंकि राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वर्ष 2017 से 2021 में चयनित हुए अभ्यर्थियों के बारे में। यह जो आंकड़े हैं, इन्होंने बताया कि किस लिंग का क्या प्रतिनिधित्व रहा, साथ साथ इन्होंने सभी स्ट्रीम्स के बारे में भी यहाँ पर उल्लेख किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने जो मामला आया है वह आया है सुशील कुमार मोदी जी की वजह से। इन्होंने डिमांड की थी कि क्या स्थिति है जरा बताइए। तो बताया गया कि वर्ष 2017 से 2021 के बीच मुख्य परीक्षाओं से किस प्रकार से विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब इन्होंने टोटल डाटा बताया कि इस दौरान जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या है 4371। यानी कि वर्ष 2017 से 2021 के बीच में इतने लोगों ने यह परीक्षा पास की। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? ये बात मेंस की है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मेंस से किस प्रकार से लोग निकल रहे हैं, क्या क्या उनकी लिखने की क्षमताएं रही, मतलब किस स्ट्रीम से वह थे और उनका लैंगिक प्रतिनिधित्व क्या था। तो देखिए, यहाँ जब आंकड़े सामने आए तो पता लगा कि इस दौरान इंजीनियरिंग से आने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक थी। यानी कि जितने विद्यार्थियों ने मेंस पास किया उनकी संख्या 2783 थी, जो सबसे अधिक थी। यदि आप प्रतिशत निकालेंगे तो यह कुल अभ्यर्थियों का 63% कहलाएगा, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। और यह साफ जाहिर कर रहा है कि इस दौरान चलन बढ़ा है इंजीनियरों का इस फील्ड में आने का, और इंजीनियरिंग यूपीएससी फील्ड को बहुत अधिक अपना रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चयनित भी हो रहे हैं। लेकिन आधे से ज्यादा पे जब यही लोग चयनित हो जा रहे हैं तो बाकियों का प्रतिनिधित्व तो अपने आप ही कम हो जाएगा। जैसे कि ह्यूमैनिटीज वाले यहाँ पर सेकंड कैटेगरी है, जिनका सिलेक्शन हुआ है 1033। विज्ञान से जो सिलेक्शन हुए हैं उनकी संख्या है 315, मेडिकल साइंस से 240, बाकी कुछ इधर उधर। और मामला जाहिर है कि भाई इंजीनियरिंग से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं। इसके साथ साथ ही एक खास बात यहां भी पता लगती है कि पुरुष जितने चयनित हुए हैं उनका प्रतिशत है 75%, वहीं 25% महिलाएं इस परीक्षा में चयनित हुई हैं। अगर हम भाषाओं की बात करें तो प्रमुख भाषाएं प्रयोग की गई हैं मेंस के अंदर, उनमें शामिल है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी और कन्नड़। यह बात रही भाषाओं की। तो यह कहीं ना कहीं आप सभी के मन में प्रश्न तो उत्पन्न कर रहा होगा कि क्यों इंजीनियर अधिक संख्या में और बाकी लोग कम। ठीक है, जबकि इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है कि आपको अपने लिए स्वयं में परिपक्व बनाती है, एक खास फील्ड आपके लिए निर्धारित करती है जहां कोई और नहीं आ सकता। हालांकि सिर्फ इंजीनियर्स के बीच में आपको कंपटीशन करना है अपनी जॉब के लिए, अपनी आजीविका के लिए, तो क्यों आप एक ऐसी फील्ड में आ रहे हैं जहां पे सब एक तरह समान है। यूपीएससी फील्ड में क्या है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी है सिर्फ इतनी है कि आप ग्रेजुएट हो। यदि आपके साथ में यह स्थिति है तो आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है मामला। लेकिन आप एक विशेष डिग्री वाले व्यक्ति इस फील्ड में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाकी सब वर्ग भी प्रभावित हो रहे हैं। अब यहां हमें यह भी पता लग रहा है कि ऑप्शनल का भी ट्रेंड कुछ कुछ चेंज हुआ। जैसे कि वर्ष 2017 और 18 में जो प्रमुख ऑप्शनल रहे वह थे समाजशास्त्र और भूगोल। लेकिन 19, 20 और 21 में थोड़ा चलन बदल गया, और जो यह चलन बदला उस चलन में हम देखते हैं कि PSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को अधिक वरीयता मिलने लगी। ठीक है, ऑप्शनल के साथ साथ अब अधिक इंजीनियर क्यों चयन हो रहे हैं, यह एक बड़ा प्रश्न सभी के अब सामने आ गया है। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम किसी पौधे को तैयार करते हैं तो उसकी धीरे धीरे जो ग्रोथ होती है उस दौरान उसका जो ध्यान रखा जाता है, जिस प्रकार की देखभाल उसको मिलती है ना, वही देखभाल बताती है कि यह पौधा कितनी ऊंचाइयों को छुएगा। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं प्रमुख कारण बन गई है अन्य वर्गों के साथ में और इंजीनियरिंग के साथ में, जो एक बड़ा डिवीजन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। किस प्रकार से है मामला, जरा
बार समझते हैं। देखिए, इंजीनियर क्यों आ रहे हैं, तो सबसे अधिक माना जाता है कि जो उनको मदद मिल रही है वो सीसेट से मिल रही है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्जाम जो है वह वर्ष दर वर्ष कठिन हो रहा है और सीसेट तो और भी ज्यादा कठिन हो रहा है। यदि आप लोगों ने वर्ष 2023 में परीक्षा दी थी तो आपने नोटिस किया होगा कि अब की बार सीसेट कुछ अलग ही रंग में था, कुछ अलग ही लोगों ने तैयार किया था, जिस दौरान यह नोटिस किया गया कि जो मैथ्स के प्रश्न थे, जो रीजनिंग के प्रश्न थे, उनका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह सभी स्थितियां इंजीनियर्स को मदद देंगी, क्योंकि वह लोग यह सभी चीजें करते हुए आ रहे हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सीसेट में यहाँ पर इनको बहुत अधिक मदद भी हो रही है, यह पता लग रहा है। साथ साथ यही है कि इंजीनियरिंग क्षेत्र जो है वहां पर आकर्षक रोजगार जो है और जो अवसर है उनका अभाव है, यानी कि कॉम्पिटिशन वगैरह है। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ फील्ड जो है वह ऐसी है कि आपको धूप में रहना पड़ेगा, ज्यादा इधर उधर जाना पड़ेगा, अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो सबके मन में ये आता है कि एक अच्छी खासी रेप्यूटेटेड जॉब है, सोशल वर्क आपको बहुत अधिक करना है, जनसंख्या का, नागरिकों का ध्यान रखना है, समाज के निचले वर्ग का ध्यान रखना है, उसके लिए कल्याणकारी कार्य करने हैं, उसको मदद देनी है, और बस यही सब चीजें चलती रहें अच्छी तरह से तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ठीक है, ये एक अच्छा ऑप्शन है, ट्राई करना चाहिए, और सिलेक्शन हो जाएगा तो और अच्छी बात है। पिछले वर्षों में हमने यह भी देखा कि मैथ्स तक से आपका रैंक 1 आ गई है ना, एंथ्रोपोलॉजी से आई है, मैथ से रैंक 1 आई है, तो कहीं ना कहीं यह एक स्पेशल स्थिति को दर्शा रहा है एग्जाम के अंदर। ठीक है, वैकल्पिक विषय के रूप में मानविकी विषयों की उपलब्धता, कहीं ना कहीं जो मानविकी यानी कि जो ह्यूमैनिटीज वाले विषय हैं बहुत अधिक मददगार हैं। जैसे कि हिस्ट्री लंबे समय से लोग पढ़ते हैं, पॉलिटी लंबे समय से लोग पढ़ते हैं, उस सब के बावजूद जो इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और चीज़ों को अच्छा अडॉप्ट कर लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, इन लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का अच्छा खासा अनुभव होता है। यह सभी बातें रिपोर्ट्स में बताई गई है और अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि इस वजह से इनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। साथ साथ वस्तुनिष्ठ मानसिकता है इनकी, यानी कि वह सभी चीजें जो चल रही है पहले से ही है, तैयार है। इसके अलावा एक खास फैक्टर जो इनको बाकी लोगों से अलग करता है, ह्यूमैनिटीज वालों से अलग करता है, वह है आंसर राइटिंग। ठीक है, देखो, जिस समय मैंने इस परीक्षा की तैयारी शुरू की थी तो जो मेरे मेंटर थे उन्होंने मुझे शुरुआत में ये खास बात बताई थी कि देखो, यह जो परीक्षा है ना, इसकी जो मेंस परीक्षा है उसकी खास बात यह है कि आपको कितना आता है वो मैटर नहीं करता, आपको जो आता है आप उसे किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं यह मैटर करता है। यदि आप अपने ज्ञान को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर देंगे तो उस स्थिति में अच्छे अंक मिलेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा बहुत इजीली। लेकिन यदि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ाता है तो उसके बाद चीजें दिक्कत देंगी। तो वही स्थिति है जब हम देखते हैं इंजीनियरिंग फील्ड वालों को, तो जो इंजीनियर्स होते हैं इनको पहले से ही शॉर्ट में आंसर लिखना, ग्राफ्स के आधार पर आंसर लिखना, चीजों को डिवाइड कर देना, कम शब्दों में ज्यादा बात कह देना, यह सब कुछ आता है। और आजकल हम यही देख रहे हैं कि यूपीएससी में बहुत अच्छी डिमांड चल रही है इसकी। दूसरी खास बात है इनका इंग्लिश मीडियम से होना। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन बहुत अधिक संख्या में हो रहा है, हिंदी मीडियम वाले पिछड़ रहे हैं, जो एक गड़बड़ का विषय यहाँ भी बना हुआ। आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, शॉर्ट लिख रहे हैं, आपको लेखन कला आती है, तो इस दौरान इनको प्रायोरिटी मिल जा रही है, कम शब्दों में अच्छी बात लिख आ रहे हैं और सिलेक्शन भी जल्दी हो जा रहा है, यह स्थिति भी बन गई है। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि आंसर राइटिंग के ऊपर बहुत अधिक ध्यान दिया जाए। जैसे कि हम खास बात करें अगर ह्यूमैनिटीज वालों की, है ना, ह्यूमैनिटीज वालों का कल्चर जो है ना वह वर्ष दर वर्ष बदलता है। जैसे कि अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल के दौरान आपको जो भी अध्यापक होंगे वह अध्यापक यह बताएंगे कि देखो, जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा अंक। यह ट्रेंड चलता है जनरल स्कूलों में, यदि आपको भी याद होगा, आप ह्यूमैनिटीज से पढ़े हैं तो। जैसे कि मैं जब था 11th-12th में तो मेरे जो हिस्ट्री के टीचर थे, जो पॉलिटी के टीचर थे, वह मुझे बताया करते थे कि देखो, अगर प्रश्न जो है आपका 8 नंबर का है तो 8 पॉइंट जरूर बनाओ, उसके अंदर 8 हेडिंग बना के उनके अंदर लिखो। ठीक है, हिस्ट्री में भी सेम चलन था कि अगर 8 नंबर का प्रश्न है, 12 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो इसको इसी प्रकार से आपको बढ़ा करके लिखना है, जितना अधिक अच्छा लिखोगे उतने अधिक नंबर। और उसके बाद क्या होता है कि जब आप इस प्रकार की पद्धति में ढल जाते हैं तो फिर वह आप फॉलो करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से ग्रेजुएशन में होता है, यदि आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह ले रखी है और आप अपने ग्रेजुएशन का एग्जाम लिखेंगे तो वहां भी यही प्रयास होगा कि अधिक से अधिक लिखा जाए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा लिखा जाए। और यह जो ज्यादा लिखने वाली कला होती है ना, यही ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स को बहुत अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि उन्हें चीजों को शॉर्ट करना आया ही नहीं, उन्हें बढ़ाना आया। वो क्या करते हैं, बस आपस में क्या बोलते हैं अपने दोस्तों से कि यार देखो, तुम मुझे बस हेडिंग बता देना, हेडिंग बता दोगे ना, बाकी आंसर मैं सब खुद लिख लूंगा, इस बात का ध्यान है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग अपनाते हैं, हेडिंग बता दी। ठीक है, कि शीत युद्ध के पीछे प्रमुख कारण क्या था, 2 महाशक्तियों का उदय। ठीक है, हेडिंग लिख दी, 2 महाशक्तियों का उदय। ठीक है,
अमेरिका का उदय हुआ, सोवियत संघ का उदय हुआ, वह अपनी जो उसकी स्थिति थी, जो उसकी विचारधारा थी, वह उसको थोप रहा था और वह उसको थोप रहा था। इसी दौरान दोनों अपने आप को महाशक्ति सिद्ध करना चाहते थे वगैरह वगैरह। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 7-8 लाइन लिख देंगे, है ना। इसी प्रकार से यदि कोई और प्रश्न हुआ वहां भी अगर आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताएं, तो ये नहीं कि हम बुलेट में लिख जाएं, नहीं, हम लिखेंगे वहां पर कि ग्रिड पद्धति में थी व्यवस्था, लेकिन उसको पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे, है ना। अगर लिख दिया अन्नागार स्नानागार तो उसके बावजूद उसको एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। जबकि जो हमारा एग्जामिनर है ना वो समझ सकता है, वो ऑलरेडी हिस्ट्री एक्सपर्ट है, ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट है, वो पता है कि भाई क्या क्या मामला है, उसके बावजूद उनको भी अच्छा खासा लिखा हुआ चाहिए। और यही जो पद्धति है ना, यह आने वाले समय में विद्यार्थियों को प्रभावित करती है और कहीं ना कहीं उनको फिर समस्या आती है कि वापस से चीजों को शॉर्ट करने में। और कहीं ना कहीं जो शॉर्ट करने वाली स्थिति है ना, यहाँ पर यह भी फंस जाती है कि कहीं कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं छूट रहा है, इसकी वजह से सारा मामला प्रभावित होता है। तो आंसर राइटिंग एक बड़ा विषय बन गया है यहाँ मेंस के अंदर, जो अलग कर दे रहा है इंजीनियर्स को, ठीक है। इसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं इसका एक नकारात्मक प्रभाव हमारी व्यवस्था पर पड़ रहा है। अभी क्या हो रहा है कि इंजीनियर्स जो है, हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स भी आजकल बहुत आ रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि यह लोग स्पेशलाइज्ड हैं अपने फील्ड के अंदर, जैसे डॉक्टर स्पेशलाइज्ड हैं, इंजीनियर स्पेशलाइज्ड हैं। अब क्या हो रहा है, इन्होंने अपनी फील्ड छोड़ी, यह आ गए सिविल सर्विसेज के अंदर। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो अच्छे इंजीनियर्स होंगे, है ना, जरूरी नहीं कि हर अच्छा इंजीनियर अच्छा सिविल सेवक सिद्ध हो, ठीक है, लेकिन आप अच्छे इंजीनियर हैं तो यह पता होगा कि आने वाले समय में जो भी आप अपनी फील्ड के लिए काम करेंगे वह सब अच्छा होगा। अब इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं सभी विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग की फील्ड है या डॉक्टर की जो फील्ड है, वहां पर जो विशेषज्ञ हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी संख्या कम होगी, उनकी स्थिति में गिरावट देखी जाएगी, जिससे कि दूसरी जो फील्ड होगी वहां पर गुणवत्ता खराब होगी। यह लोग सिविल सेवा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी अपनी फील्ड है वह प्रभावित हो जाएगी, वहां इनकी संख्या कम हो जाएगी और कोई दूसरा व्यक्ति इनको रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि कोई आर्ट्स वाले रिप्लेस कर जाए, ठीक है, या कॉमर्स वाले रिप्लेस कर जाए। आप इंजीनियर हैं, आपने ऑलरेडी उस फील्ड को कई वर्ष दे दिए अपनी जिंदगी के, जिस वजह से आप वहां पर एक्सपर्ट बने। अब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं है, वह कैसे ही आपकी फील्ड में आकर के आपकी जिम्मेदारी संभालेगा? नहीं, लेकिन आप सिविल सर्विस की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। सिविल सेवा प्रणाली में प्रभुत्व कहीं ना कहीं धीरे धीरे जिस प्रकार से चयनित हो रहे हैं इंजीनियर, तो धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाली परीक्षा पैटर्न जो है वह इसके अनुरूप ही ढल जाए। जैसे कि अभी एक खास बात क्या बनी, हमने यह देखा कि एक नई सर्विसेज शामिल कर ली गई है सिविल सर्विसेज में, जबकि जो ये IRMS है ना, पहले खास तौर पे इंजीनियर्स के लिए ही हुआ करती थी। इंजीनियर जो होते थे वही चयनित होते थे, उनके आधार पर ही परीक्षा होती थी, वही चयन मानदंड होता था, बाद में परीक्षा ली जाती थी। अब क्या कर दिया है, ये कॉमन कर दिया। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है यह काम इंजीनियर्स को आकर्षित कर रहा है इस फील्ड में आने के लिए। अब जिस प्रकार से इंजीनियर सेलेक्ट होंगे, प्रमोशन होगा, तो धीरे धीरे जब यह परीक्षा पैटर्न निर्धारित करने वाले जो लोग बनेंगे, जो आगे बोर्ड में जाएंगे, वह सब भी इंजीनियर होंगे, कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज देने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ ही जन सेवा या कल्याण की भावना भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि बहुत लोगों में हम ये चलन देखते हैं कि आप परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मेन रीजन रहता है वह होता है एक सिक्योर जॉब, अच्छे खासे चलने वाली हमारी सर्विसेज, कुछ दबदबा हो जाना समाज में, कुछ महत्व मिलना, एक अलग इंपॉर्टेंस बन जाना। यह सब कारण भी हम देखते हैं कि बहुत लोगों के साथ में होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति का उद्देश्य जन सेवा, जन कल्याण हो, जबकि यह एक प्राथमिक योग्यता है सिविल सेवक बनने के लिए। अब इस दौरान हम देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज वाले छात्र या हिंदी माध्यम वाले छात्र बहुत अधिक पिछड़ जा रहे हैं। वहां भी समस्या का विषय बहुत अधिक गंभीर बन गया है। कैसे गंभीर बना है? देखिए, अध्ययन सामग्री की कमी, यह एक लंबे समय से दिक्कत बनी हुई है। हालांकि आज के समय में अच्छे संसाधन उपलब्ध होने लगे, लेकिन उस सब के बावजूद बुक्स को ट्रांसलेट किया गया है और ट्रांसलेटेड बुक वो अच्छा प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं व्यवस्था पे जो हो जाना चाहिए। अनुवादित किताबों का सही ना होना, ठीक है, वही वाली बात आ रही है। पहली बात तो अच्छा मटेरियल लिखा नहीं गया, जिसको ट्रांसलेट किया गया वहां भी गड़बड़ है। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी की किताब आप पढ़ रहे हैं, हिंदी की किताब पढ़ते पढ़ते ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं, ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है कि वो हमें ही समझ नहीं आ रहा है। जब हम ही नहीं समझ पा रहे हैं तो एग्जामिनर को कैसे समझाएंगे? यह गड़बड़ हो जाती है। और हम कई बार देखते हैं ना, आप साइंस पढ़िए हिंदी में, बड़ा आनंद आएगा। जब आप साइंस पढ़ना हिंदी में शुरू करेंगे तो थोड़ी देर बाद खुद ही रख देंगे कि ठीक है, अच्छा मैं सो लेता हूँ, क्योंकि वहां पर जो टर्म्स यूज हो रही हैं, जो ट्रांसलेटेड टर्म्स है, वो कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना बहुत ही कठिन है। हो सकता है आप पढ़ तो लें, जब एग्जाम में लिखना पड़े तो याद ही ना आए, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं। इसके साथ साथ ही हम बाकी जगह भी देखते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी की बहुत सारी टर्म दिक्कत देती हैं, ठीक है। इसके अलावा चर्चा के लिए सहकर्मियों का अभाव, कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे लोग अभाव में हैं
ठीक है, जो हमें सही रास्ता बताएं, सही चीजें बताएं, वो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही हिंदी माध्यम से या ह्यूमैनिटी से कम लोग चयनित हुए। तो जब पहले ही कम लोग चयनित हुए हैं तो आपको मार्गदर्शन के लिए कम ही लोग दिखेंगे। प्रभावी लेखन शैली का अभाव, जैसे कि अभी आपको मैं बताया कि आंसर राइटिंग कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ देती है। साथ साथ में प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति समृद्ध घराने से हो। बहुत सारे लोगों को तो बहुत समय तक यही नहीं पता होता कि आईएएस आईपीएस का काम क्या होता है, या फिर जब आप कभी आसपास में एसडीएम साहब के पास में, डीएम साहब के पास में गए, बहुत लोग को नहीं पता होता कैसे बनते हैं, है ना। बस ठीक है, काम चल रहा है व्यवस्था में, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रही, बचपन से वो चीजें नहीं समझ में आई। कुछ लोग ऐसे, इनको बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि हाँ मेरा लड़का यह क्या बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, सिविल सर्वेंट बनना। तो बच्चे को ना वही चीज सुना सुना के बड़ा कर दिया। तो अब उसके आधार पर जब पारिवारिक पृष्ठभूमि समृद्ध है, घर वाले जानते हैं कि कैसे कैसे पढ़ाना है, वो वही सब चीजें पढ़ाते जनाते हुए बड़ा करेंगे जो आने वाले एग्जाम में पूछी जाएगी। तो उसके आधार पर ही बच्चा बड़ा हुआ, उसको दिमाग में भी है सिविल सर्वेंट बनना है, तो वह सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत अधिक मदद पहुंचाती है। और अगर आपके माता पिता पहले ही सिविल सर्वेंट है तो फिर तो बल्ले बल्ले। अच्छी शिक्षा का अभाव, कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम वाले स्टेट बोर्ड की स्थिति में पढ़ते हैं, या अच्छी शिक्षा कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में नहीं है, तो वह भी उनके जीवन पर प्रभाव डालता है। सुविधाओं की कमी उनके जीवन पर प्रभाव डालता है। साथ साथ स्टेट बोर्ड से पढ़ लेना एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड को और एग्जाम के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता। साथ साथ आर्थिक कमजोरी भी पीछे एक बड़ा कारण बन गया है, जो हिंदी माध्यम या मानविकी के छात्रों के लिए समस्या का विषय है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम पिछले वर्षों की मुख्य परीक्षाओं की बात करें तो देखिए कुछ स्थिति इस प्रकार की रही है कि आईएएस की परीक्षा में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी जिस प्रकार से पैटर्न बदल रहा है, लगातार पैटर्न बदलने के साथ साथ चीजों को इजीली अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जिस समय सीसेट को शामिल किया गया था, सीसेट को शामिल करने के बाद ही हिंदी माध्यम के जो छात्र थे या जो ह्यूमैनिटीज वाले छात्र थे, उन्होंने बहुत अधिक विरोध किया कि यह गलत है, इसको हटाओ। लेकिन लगातार प्रदर्शन, आंदोलन, सब काम आपने किए, लेकिन उसके बावजूद भी यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ा और आज भी यह पैटर्न में शामिल है। और 2023 की जो परीक्षा हुई है वह तो अपने आप में ही एक गंभीर विषय बना हुआ है। इसके साथ साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि भाई लगातार हिंदी माध्यम वाले छात्रों की और ह्यूमैनिटीज वालों की दर गिर रही है। 5 वर्षों से सफलता की दर में लगातार कमी आ रही है। इसके साथ साथ दिक्कत यह आ रही है कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी है कि मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का अभ्यास अधिक नहीं करते हिंदी वाले छात्र, यह भी विशेषज्ञ मानते हैं। उत्तर लेखन का सही मार्गदर्शन उन लोग को नहीं मिल पाता। हालांकि कुछ कोचिंग्स हैं, ठीक है, जहां पर सब चीजें हो रही हैं, पर हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही किस प्रकार से एक प्रश्न को लिखा जाए यह वह नहीं जानते, और सफल लोग मार्गदर्शन उनको ठीक से नहीं दे पाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ अच्छे शिक्षक भी हैं हिंदी माध्यम के, बट जरूरी नहीं है कि वह हर एक तक पहुंच पाए, या हर एक विद्यार्थी जिसकी क्षमताएं अच्छी हैं, जो एग्जाम क्रैक कर सकता है, बट मार्गदर्शन की वजह से कहीं ना कहीं फंस रहा है, वह उन शिक्षकों तक भी पहुंच पाए। यह एक थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन में भी गड़बड़ होता है हमारी व्यवस्था में। तो यही सब चीजें जो है कहीं ना कहीं इंजीनियर्स को बढ़ा रही है। सब चीजें अच्छी हैं, समृद्ध हैं, सपोर्ट मिल रहा है, आप चीजों को जानते हैं, आप कर पा रहे हैं, बाकी ह्यूमैनिटीज और हिंदी मीडियम वाले छात्र परेशान हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारे सामने कुछ प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि हम अमूमन चर्चा करते हैं सीसेट के ऊपर, क्या सीसेट को रखा जाए या हटा दिया जाए। जैसे कि ह्यूमैनिटीज और हिंदी मीडियम वाले छात्र तो हमेशा कहते हैं कि इसको हटा देना ही बेस्ट है, इसको रखना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सीसेट जिस तरह से अब और अधिक मजबूत हो रहा है, कठिन करते जा रहे हैं इसको, तो परेशानी तो हो रही है ना। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो देखिएगा जरूर, फिर बताइएगा कि कठिन लगा था या नहीं लगा था। ठीक है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक ट्रेंड यही भी चल रहा है कि इंग्लिश मीडियम वालों को अधिक वरीयता दे रहे हैं। तो क्या इस चीज को बदला जाना चाहिए? क्या एक रेशो निर्धारित कर देना चाहिए कि रेशो के आधार पर ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले आएंगे? बाकी जगह तो हम आरक्षण कर ही देते हैं ना, कि जरूरी है कि भाई इतना प्रतिशत एससी के विद्यार्थी होंगे, इतने प्रतिशत एसटी होंगे, इतने प्रतिशत ओबीसी होंगे, ये सब काम तो हम कर ही देते हैं। तो क्या जरूरी है यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का एक डिवाइडर बना दिया जाए और निर्धारित कर दिया जाए हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम से कितने आएंगे? कहीं ना कहीं लोग यह भी सोचते हैं कि अंग्रेजी माध्यम वाला व्यक्ति पूरे भारत में कहीं भी जाके कोऑर्डिनेट कर सकता है, लेकिन हिंदी भाषा वाला व्यक्ति सब जगह कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। लेकिन जब आप सेवाएं ज्वाइन करेंगे तो सेवाएं ज्वाइन करते के साथ ही आपको हर वो चीज़ सिखा दी जाती है जो आपकी सेवा के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आपके सुझाव क्या हैं इस मामले में?
क्या परीक्षा के पैटर्न को ही बदल देना चाहिए या फिर कुछ विशेष योग्यताओं के आधार पर कुछ विशेष सेवाओं का निर्धारण करना चाहिए, या और अच्छा सुझाव क्या हो सकता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आंकड़े ठीक लगे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रयोग करना है या जीवन में तो प्रयोग करना ही है, इन सभी चीज़ों को आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करते। ठीक है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, बाकी जानकारी आप लोग अपने बाकी साथियों तक भी शेयर कर सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।